हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नौकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम सी ए वत्सल शाह। फ्रेंड्स, आज हम सी ए इंटरमीडिएट का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एंड टॉपिक का नाम है दैट इज नथिंग बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 एंड एस 20 का नाम है अर्निंग पर शेयर। फ्रेंड्स, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन द इंटरमीडिएट सिलेबस। मोस्टली मुझे पूछो तो हर एक पेपर में आपको एस 20 का एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। क्लियर? एस 20 एप्लीकेबल किसको है? तो एस 20 इज एप्लीकेबल टू ऑल, बट एसएमसी एंड एसएमई को डाइल्यूटेड ईपीएस के डिस्क्लोजर के बारे में थोड़े रिलैक्सेशंस दिए। एस 20 कब आपके लिए यूजफुल है? अगर कोई भी एंटिटीज को अर्निंग पर शेयर डिस्क्लोज करना है, किसी भी अथॉरिटी बोले, लाइक कोई सेबी बोले कि आपका मुझे अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करके दो, एमसीए बोले, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बोले, कोई भी अथॉरिटी इन इंडिया अगर आपको अर्निंग पर शेयर का कैलकुलेशन मांग रहा है तो आपको वो अर्निंग पर शेयर का कैलकुलेशन किसके हिसाब से करना पड़ेगा? आपको अर्निंग पर शेयर का कैलकुलेशन एस 20 के हिसाब से करके देना पड़ेगा। मतलब नॉर्मली मुझे पूछो तो एस 20 इज एप्लीकेबल टू ऑल। अब मैं अगेन मेरे लेक्चर का क्लैरिफिकेशन दे दूं। मैं यहाँ पे जो भी ब्लैक इंक में लिखूंगा वो जस्ट आपको समझा रहा हूँ, आपको नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है। रेड इंक में हम हर एक प्रॉपर नोट्स हमारी बुक में लिख देगा। क्लियर? देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास है एस 20 में। हर एक क्वेश्चन इंक्लूडिंग क्लास वर्क, होमवर्क, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे ही सॉल्व करवाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाऊँ, बेसिक हम डिस्कशन स्टार्ट करें। अगर मान लो करंट ईयर में मेरी कंपनी ने 100 रुपये का अर्निंग किया, बहुत बेसिक लेवल पे जा रहा हूँ, 100 रुपये का अर्निंग किया, एंड मान लो मेरी कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर 10 थे, तो मैं ऐसा बोलूँ करंट ईयर में मेरा अर्निंग पर शेयर 10 रुपये होगा। मतलब हमने पर शेयर के हिसाब से कितने रुपए कमाए। जब मैं बोल रहा हूं अर्निंग पर शेयर, तो आपके दिमाग में डाउट आना ही नहीं चाहिए वो कौन सा शेयर। दैट इज ऑब्वियस, इट इज एन इक्विटी शेयर। मैं ये जो ईपीएस का कैलकुलेशन कर रहा हूं वो प्रेफरेंस शेयर वालों के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं जो ईपीएस का कैलकुलेशन कर रहा हूं वो इट्स एन ऑब्वियस कि मैं किसके लिए कर रहा हूं, तो मेरे इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कर रहा हूं। ये तो समझ में आया कि सर 100 रुपये का अर्निंग है, आपके पास 10 शेयर है, तो आप बोल दोगे कि आपका अर्निंग पर शेयर 10 रुपये हो गया। अच्छा, पर कैन आई से इट मे बी पॉसिबल करंट ईयर में ड्यू टू सब एबनॉर्मल रीजन मैंने करंट ईयर में 100 रुपये का लॉस किया। एंड अगर मैं कैन आई से करंट ईयर में 100 रुपये का लॉस करूं, मेरे पास नंबर ऑफ शेयर 10 है, तो मैं अगर आपको पूछूं व्हाट इज माई अर्निंग पर शेयर, हाँ 100 का लॉस है, तो बहुत लोगों का दिमाग अभी स्टॉप चल रहा है। स्टॉप हो गया। क्यों स्टॉप हो गया? सर ये तो लॉस किया, एंड आप तो अर्निंग की बात कर रहे हो, तो अर्निंग पर शेयर क्या होगा? तो बहुत लोग बोल रहे सर एक काम करो, अर्निंग पर शेयर डिस्क्लोज ही ना करो। बहुत लोग का आवाज मुझे सुन रहा है ना, बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं सर एक काम करो अर्निंग पर शेयर में डैश लिख दो। अच्छा, पर आपका हर एक आंसर वो गलत है। मुझे अगर 100 रुपये का करंट ईयर में लॉस हुआ है तो भी मुझे अर्निंग पर शेयर -10 का डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दोस्त नाम चेक करो, एस 20 का नाम है अर्निंग पर शेयर, एस 20 का नाम प्रॉफिट पर शेयर नहीं है। एंड अगर वो प्रॉफिट पर शेयर नहीं है, अर्निंग पर शेयर है, तो अर्निंग कैन बी नेगेटिव। वो कहने से आपका नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब अगर आपने करंट ईयर में लॉस भी किया है तो भी आपको अर्निंग पर शेयर का डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। क्लियर? वर्ड पर फोकस करना। वर्ड लिखा था अर्निंग, वर्ड नहीं लिखा है प्रॉफिट। क्लियर? सेकंड चीज मैं आपको डिस्कस करूं, मैंने बोला एस 20 को कितने टाइप की ईपीएस होता है। तो अकॉर्डिंग टू एस 20 देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईपीएस। वन इज अ बेसिक ईपीएस एंड सेकंड इज द डाइल्यूटेड ईपीएस। रिपीट कर रहा हूं, वन इज अ बेसिक ईपीएस एंड सेकंड इज अ डाइल्यूटेड ईपीएस। अगर आपकी कंपनी को स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है एंड अगर आपकी कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, एस 20 बोल रहा है दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको ईपीएस को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो सर ये तो रिपीटेशन हुआ। अरे दोस्त, रिपीटेशन नहीं हुआ। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब ईपीएस को डिस्क्लोज करूंगा तो स्टैंड अलोन इंफॉर्मेशन को लेकर डिस्क्लोज करूंगा, पर जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब ईपीएस को डिस्क्लोज करूं तो कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन को कंसीडर करके आपको ईपीएस का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। पर सुन लेना, एसएफएस एंड सीएफएस हम दोनों जगह पे ईपीएस का डिस्क्लोजर तो करने ही वाले। क्लियर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईपीएस, वन इज अ बेसिक एंड सेकंड इज अ डाइल्यूटेड। सेकंड चीज, EPS is always disclosed on the face of PNL। मैं आपको बहुत बार ये बोल के गया हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन द फेस ऑफ PNL एंड इन द PNL। तो डिफरेंस है।
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है ना फ्रेंड्स, वो ऑलवेज ऑन द फेस ऑफ पीएनएल होता है, पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कहने से बहुत सारी चीज आती है, सेल ऑफ गुड्स आता है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज आता है, वो जो बाइफर्केशन होगा ना वो कहां पे होगा, इन द पीएनएल होगा। अच्छा, अदर इनकम होता है ना, वो ऑन द फेस ऑफ पीएनएल होता है। अच्छा, तो अदर इनकम में कहने से बहुत सारी इनकम हो सकती है, लाइक कमीशन इनकम, लाइक डिविडेंड इनकम, लाइक इंटरेस्ट इनकम, वो जो भी होगा वो सब कुछ कहां पे होगा, तो कि इन द पीएनएल होगा। डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जो होता है वो ऑन द फेस ऑफ पीएनएल होता है, उसमें से बिल्डिंग का डेप्री चेक करो तो वो इन द पीएनएल होगा, मशीन का डेप्री चेक करो इन द पीएनएल होगा, इक्विपमेंट का डेप्री चेक करो इन द पीएनएल होगा, लैंड का डेप्री चेक करो तो बहुत लोग बोल रहे इन द पीएनएल होगा। अरे लैंड है, लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल असेट, उस पर डेप्री होने वाला नहीं है। तो सिंपल ईपीएस, दोनों ईपीएस आप ऑलवेज कहां पे डिस्क्लोज करते हो, दैट इज नथिंग बट ऑन द फेस ऑफ पीएनएल। ऑन द फेस ऑफ पीएनएल अगर किसी ने मेरा आगे वाला लेक्चर देखे तो उनको याद कर, वो हम शेड्यूल 3 पढ़ते थे। शेड्यूल 3 में कहने से 3 चीज होता था, एक होता था दैट इज नथिंग बट डिवीजन 1, एक होता था दैट इज नथिंग बट डिवीजन 2 एंड एक होता था दैट इज नथिंग बट डिवीजन 3। हर एक डिवीजन में फ्रेंड्स अगर आपको पता है तो 3 पार्ट होते थे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ये डिवीजन 1 किसके लिए काम का है, जिस एंटिटीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है। डिवीजन 2 किसके लिए काम का है, तो जिस एंटिटी को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है। एंड डिवीजन 3 किसके लिए काम का है, ऐसी एंटिटीज जिसको इंडेस फॉलो करना है, पर वो क्या है, तो क्या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। इंटर के सिलेबस में आपके लिए काम का इतना ही है, आपके लिए डिवीजन 1 ही काम का है। मैं सिंपल एक लाइन बोल रहा हूं फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट, ध्यान से समझ लेना, आपको ईपीएस कहां से मिल जाएगा, शेड्यूल 3 डिवीजन 1 पार्ट 2 होगा तो वहां से आपको ईपीएस मिल जाएगा। रिपीट करो, मैं क्या बोल रहा हूं, शेड्यूल 3 डिवीजन 1 पार्ट 2। पर ये सब कुछ किसके लिए बोल रहे हो, कंपनीज के लिए। अदर देन कंपनीज वाले भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ईपीएस अगर डिस्क्लोज करना पड़ा तो भी कौन सा एएस फॉलो करेंगे, एएस 20, एंड उन लोगों को भी ईपीएस का डिस्क्लोजर करना है। क्लियर, चलो अब प्रॉपर डिस्कशन स्टार्ट करें। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज नथिंग बट बेसिक ईपीएस, वो हमारा आज का टॉपिक है। क्लियर, बाकी डाइल्यूटेड बाद में करेंगे, पहले बेसिक समझ लो। मैंने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बेसिक ईपीएस, तो उन लोगों ने फॉर्मूला दिया, इट इज नथिंग बट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय not just number of share, divided by weighted average number of share। रिपीट कर रहा हूं, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। सर अब जो बोलना चाहते थे वो पता चला, सिर्फ ये पर्टिकुलर ये वर्ड पर पता नहीं चला, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आप क्या बोलना चाहते हो, समझो। करंट ईयर में मान लो मैंने अर्निंग जो किया ना, वो अर्निंग किया 100 रुपए का। क्लियर, मेरे पास जो नंबर ऑफ शेयर थे ना वो कैसे थे, तो ईयर के बिगिनिंग में 1 अप्रैल को मेरे पास 50 शेयर थे एंड 1 अक्टूबर को मैंने और 50 शेयर इशू किया। कहना से मेरे पास टोटल 100 शेयर हो गए। जनरल लेमैन को बोलो तो लेमैन ऐसा बोलेगा कि आपने 100 शेयर को यूज करके आपने 100 रुपए कमाए हैं, तो आपका अर्निंग पर शेयर 1 रुपए हुआ। पर थोड़ा दिमाग लगाओ, कहना से ये 50 शेयर मेरे पास पहले दिन से थे, पर बाकी के जो ये 50 शेयर थे वो मेरे के पास कहने से पहले दिन से नहीं थे, वो बाकी के 50 शेयर तो कहना से मैंने 1 अक्टूबर को इशू किया। एंड अगर बाकी के 50 शेयर अगर मैंने 1 अक्टूबर को इशू किया तो मैं ऐसा बोलूं वो 50 शेयर के रुपए मैंने अर्निंग करने के लिए जस्ट 6 महीने तक यूज किया है। एंड अगर जस्ट 6 महीने तक यूज किया है तो कहना से उसको वेटेड एवरेज करना पड़ेगा। मैं जब बोल रहा हूं वेटेड एवरेज, तो वेटेड एवरेज में आपको कंसीडर करना है, टाइम कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, टाइम कंसीडर करना है। मतलब मैं यहां पे क्या बोलूंगा पता है, ये 50 शेयर थे पहले वाले, वो मेरे पास 6 महीने थे। कौन से 6 महीने, मेरा वर्ड सुन लेना, अप्रैल टू सितंबर वाले 6 महीने। 50 तो थे ना, प्लस मैंने 50 इश्यू किया, कहना से मेरे पास 100 शेयर हो गए एंड 100 शेयर रिमेनिंग 6 महीने के लिए मेरे पास रहे। रिमेनिंग 6 महीने मतलब कौन से 6 महीने, तो कहना से अक्टूबर टू मार्च वाले 6 महीने। 50 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो कहना से आपका आंसर आएगा 25। 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 करोगे, कहना से आपका आंसर आएगा 50। इफ आई चेक व्हाट इज माय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर,
तो कहने से मेरा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। एंड अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ईपीएस कैलकुलेट करूँ, 100 अर्निंग डिवाइडेड बाय 100 नंबर ऑफ शेयर आपको नहीं करना है, 100 अर्निंग डिवाइडेड बाय 75 आपको वेटेड एवरेज करना पड़ेगा। कैलसी आप भी यूज करोगे, मैं भी कर रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट 100 डिवाइडेड बाय 75 करोगे तो कहना से फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा 1.33। मतलब जो लेमेन जो बोल रहे थे 100 डिवाइडेड बाय 100 वो गलत है। अगर शेयर आपने कोई अलग अलग डेट पर अगर आपने इश्यू किया है तो कहना से उसके लिए आपको कंपलसरीली वेटेड एवरेज का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। वो सब कुछ छोड़ दो, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूं, दैट इज नथिंग बट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बोला है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस अगर कोई भी आपका प्रेफरेंस डिविडेंड है। अगेन मैं बोल रहा हूं जस्ट कौन सा डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड है तो उसको माइनस कर देने का, माइनस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड है तो उसको भी माइनस करना पड़ेगा। देख लो मेरे पास कितने लोग खड़े हैं तो समझो, ये मेरा है ना वो इक्विटी शेयर होल्डर है, क्लियर, ये बेचारा है वो मेरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, ये मेरा डिबेंचर होल्डर है, एंड फाइनली ये मेरे लिए कौन है तो क्या गवर्नमेंट है, क्लियर। मैं जो अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर रहा हूं वो कहने से मेरे इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कर रहा हूं, मतलब मेरा हीरो इक्विटी वाला है, मुझे इक्विटी शेयर होल्डर ने कितना कमाया वो चेक करना है। तो हर एक इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दूंगा तो कहने से प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद कहने से गवर्नमेंट को मैं टैक्स का पेमेंट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। मैं सिंपल बोलूं गवर्नमेंट वाला पिक्चर, गवर्नमेंट पिक्चर में से गया, उसके बाद कहने से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से मैं ये प्रेफरेंस, अच्छा डिबेंचर वाला को तो इंटरेस्ट ऑलरेडी दे दिया था बिकॉज मैंने स्टार्ट कहां से किया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से कहने से मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड दे दूं, एंड डिविडेंड दूंगा तो कहने से फिर से गवर्नमेंट आएगा तो गवर्नमेंट को पेमेंट कर दो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो सिंपल आपके पास जो बचा वो किसके लिए प्रॉफिट बचा, तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों के लिए प्रॉफिट बचा। तो सिंपल इतना ध्यान रखना कि प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर में आप क्या कंसिडर करोगे, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड आपको माइनस करना पड़ेगा, क्लियर। अब मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे, ध्यान से सुनते रहना। फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मेरा करंट ईयर में प्रॉफिट आया था 100 रुपये, मतलब कहने से आप ग्रॉस प्रॉफिट जो कैरी फॉरवर्ड करते थे ना पीएनएल में, वो 100 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट है। करंट ईयर में मेरा 10 रुपये का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है और इसीलिए मेरा यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है 90। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आई थिंक मुझे अब समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में समझाया था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब व्हाट विच इज नॉट एन ऑर्डिनरी, जो आपके रूटीन बिजनेस एक्टिविटी के साथ रिलेटेड नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को कंसीडर करोगे कि नहीं करोगे। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को कंसीडर करो तो आपका प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 90 हो जाएगा, पर अगर कहने से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को कंसीडर ना करो तो आपका प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फ्रेंड्स आप जो ईपीएस कैलकुलेट करोगे वो 90 से ही करोगे, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिस्ट बनाऊँ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को कंसीडर करने का कि नहीं करने का, तो करने का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्लियर। सेकंड एग्जांपल तो ध्यान से सुनना। मेरा करंट ईयर में जो प्रॉफिट था ना वो 100 रुपये था, पर पिछले साल में 10 रुपये का एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करना भूल गया था और इसलिए मैं करंट ईयर में रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो कहना इसे फ्रेंड्स ये मेरे लिए प्रायर पीरियड एक्सपेंस हो जाएगा 10 रुपये, और अगर 10 रुपये हो जाएगा तो कहना इसे मेरा प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 रुपीज। अगर कहने से पिछले साल वो एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं किया था इसलिए मैं ऐसा बोलूँ कि पिछले साल मैंने प्रॉफिट को ज्यादा दिखाया था, करंट ईयर में एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर दूंगा तो कहना इट्स ऑब्वियस कि मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन इतना ही है, करंट ईयर में जब ईपीएस को कैलकुलेट करो तो प्रायर पीरियड आइटम को कंसीडर करने का, अगर आप बोल रहे हो हाँ तो मुझे प्रॉफिट लेना पड़ेगा 90, अगर आप बोल रहे हो ना तो मैं प्रॉफिट लूंगा 100। बोलो आप डिसाइड करो। ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा ना, बिकॉज करंट ईयर में मेरा प्रॉफिट शो कितने से हो रहा है, 90 से। तो सिंपल मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिख रहा हूं, दैट इज नथिंग बट प्रायर पीरियड आइटम को भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्लियर। चलो तीसरा, करंट ईयर में मेरा प्रॉफिट आया था 100, पर करंट ईयर में मैंने इक्विटी वालों को डिविडेंड दिया 10 रुपये, और इसीलिए फाइनली मेरे पास जो प्रॉफिट बचा वो कितने का बचा, 90 का बचा। अगर वो डिविडेंड नहीं देता तो मेरे पास प्रॉफिट बचता 100 का। बोलो मैं इक्विटी डिविडेंड को कंसीडर करूं कि ना करूं, तो नहीं करेंगे। रीजन फ्रेंड्स, हम अर्निंग पर शेयर फाइंड आउट कर रहे हैं।
हम रिटेंशन पर शेयर फाइंड आउट कर रहे हैं, नहीं है। मतलब मैंने इक्विटी वालों के लिए बात कंफर्म है कि 100 रुपए कमाया था, वो 100 रुपए में से मैंने इक्विटी वालों को 10 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एंड अब बचा कितना मेरे लिए, तो आप कहने से मेरे पास जो बचा वो 90 है। हाँ, पर कमाया था कितना इक्विटी वालों के लिए, 100 ही कमाया था। मतलब सिंपल फ्रेंड्स, हम जो ईपीएस कैलकुलेट करेंगे वो 100 से करेंगे, 10 रुपए की इक्विटी डिविडेंड को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। मतलब तीसरा लिखूं तो इक्विटी डिविडेंड आप जब ईपीएस कैलकुलेट करो तब कंसिडर करने वाले नहीं है। क्लियर। फोर्थ अगर लिखूं तो करंट ईयर में मेरा प्रॉफिट 100 रुपए था, वो 100 रुपए में से मैंने जनरल रिजर्व में 10 रुपए ट्रांसफर किया था। फ्रेंड जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो तो आप एंट्री करते हो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, और इसीलिए मेरे यहाँ पे प्रॉफिट जो आया था वो प्रॉफिट कितने रुपीस का आया था, 90 रुपीस का। मुझे इतना बताओ, अगर ट्रांसफर नहीं करते तो कहने से इक्विटी वालों का प्रॉफिट 100 रुपए होता। चलो मान लो आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर भी दिया, जनरल रिजर्व भी फाइनली है किसका, वो भी कहने से इक्विटी वालों का ही है। तो सिंपल अगेन मैं बोल रहा हूं, हम यहाँ पे अर्निंग पर शेयर फाइंड आउट कर रहे हैं, हम रिटेंशन पर शेयर फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं। मतलब जनरल रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफर करे उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। मतलब जो ईपीएस कैलकुलेट करोगे वो 100 से ही करोगे, एंड सिंपल यहाँ पे लिख दूँ जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करूँ तो मैं कंसिडर करने वाला नहीं हूँ। मेरी 4 चीज याद रखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो कंसिडर करोगे, प्रायर पीरियड आइटम है तो भी कंसिडर करोगे, इक्विटी डिविडेंड है अगर आपने ट्रांसफर किया, इक्विटी डिविडेंड दे दिया है उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, एंड अगर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो उसको भी कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, प्रेफरेंस शेयर के कहने से हमारे वहां पे 2 टाइप होते हैं, एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और एक होता है दैट इज नथिंग बट नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। 100 रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी एट द रेट ऑफ 10%, तो कहने से मुझे 10 रुपए का डिविडेंड देना पड़ेगा। दिस 10 रुपीज इज नथिंग बट माई प्रेफरेंस डिविडेंड। 5th नंबर की सिचुएशन सुन रहा हूं, मान लेना अगर मेरे पास जो शेयर थे वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर थे, एंड अगर करंट ईयर में मैंने 5 रुपए का प्रॉफिट किया। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में होता क्या है, अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर ईयर में प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो एक काम करना, अब करंट ईयर में डिविडेंड मत देना, पर जब आपके पास एक्चुअली प्रॉफिट आ जाए तब आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। तो करंट ईयर में कहने से मैंने 5 रुपए का प्रॉफिट कमाया, पर मुझे जो डिविडेंड देना है वो तो 10 का देना है, और कहने से मेरे पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, एंड अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो भी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस आप 10 रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट कर दोगे, एंड आपका लॉस आएगा कितने का, 5 रुपए का। अच्छा, अगर मैं यहां पे आपको स्पेसिफिकली लिखूं डिविडेंड पेड कितना होगा, तो डिविडेंड पेमेंट कुछ नहीं किया पर तो भी मैं डिविडेंड को कैलकुलेट कर दूंगा। नेक्स्ट ईयर अगर हम चेक करें फॉर द नेक्स्ट ईयर अगर 30 रुपीज का आया तो भी मैं प्रेफरेंस डिविडेंड तो जस्ट 10 का ही कैलकुलेट करूंगा, एंड मेरा प्रॉफिट कितने का दिखा होगा, 10 का, अरे 20 का। पर अगर कोई मुझे पूछे कि बॉस आपने डिविडेंड का पेमेंट कितना किया, तो डिविडेंड का पेमेंट 10 का नहीं किया, डिविडेंड का पेमेंट मैंने कितने का किया, 20। सिंपल एक लाइन बोलूं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में आप डिविडेंड देते हो कि डिविडेंड नहीं देते हो तो भी जब ईपीएस कैलकुलेट करो वो डिविडेंड को आपको माइनस कर देना पड़ेगा। मतलब अगर मेरा 5th नंबर के पॉइंट में लिखूं, अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो डिविडेंड शुड बी कंसीडर्ड, dividend should be considered whether paid और नॉट। आप पेमेंट करते हो कि नहीं करते हो, आपको डिविडेंड को कंसीडर करना पड़ेगा। पर किसने बोला कि वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है? 6th एग्जांपल लो, दैट इज नथिंग बट इट मे बी पॉसिबल, वो हमारे लिए कौन सा प्रेफरेंस शेयर है, नॉन क्यूमुलेटिव। एंड अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो आपकी हालत क्या होगी, करंट ईयर में 5 का प्रॉफिट किया, कहने से आपको डिविडेंड देना था 10, आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो सिंपल प्रेफरेंस डिविडेंड रिकॉर्ड करने की भी जरूरत नहीं है, पेमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। मतलब सिंपल यहां पे कोई पूछे तो डिविडेंड पेड कितना, 0, एंड डिविडेंड अपनी बुक में रिकॉर्ड भी कितना किया, तो 0। अच्छा, नेक्स्ट ईयर अगर चेक करूं, नेक्स्ट ईयर अगर मैंने 30 का कमाया, अगेन बोल रहे हो कौन सा था, नॉन क्यूमुलेटिव था, भले प्रीवियस ईयर का डिविडेंड देना बाकी है पर वो तो देना की जरूरत नहीं है, करंट ईयर का जस्ट 10 रुपए का डिविडेंड दे दोगे, एंड आप ईपीएस कैलकुलेट करोगे वो कितने से करोगे, 20। अगर कोई पूछे कि बॉस आपने डिविडेंड का पेमेंट कितना किया, 10 का किया कि 20 का, अगेन बोल रहा हूं मैं 10 का ही किया। बस क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव में फर्क इतना ही होता है, क्यूमुलेटिव में प्रेफरेंस डिविडेंड दो के ना दो
सिंपल जिस साल का है उसी साल में उसको रिकॉर्ड कर देना पड़ेगा। पर नॉन क्यूमुलेटिव में अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेमेंट करते हो तो ही आपको रिकॉर्ड करने का। तो सिंपल अगर मैं मेरा 6 नंबर का पॉइंट लिख दूं, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर dividend is only considered if it is provided। क्लियर, अगर बुक में रिकॉर्ड किया है तो ही आपको ईपीएस में कैलकुलेट करने का, बाकी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, यहां तक एक बार फिर से याद करो दूं फ्रेंड्स, AS20 का नाम था दैट इज नथिंग बट अर्निंग पर शेयर। मैं जब बोल रहा हूं अर्निंग पर शेयर तो कहना से देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईपीएस, वन इज अ बेसिक ईपीएस एंड सेकंड इज अ डाइल्यूटेड ईपीएस। अगर आपका प्रॉफिट है तो भी आपको अर्निंग पर शेयर का डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, अगर आपका लॉस है तो भी आपको ईपीएस का डिस्क्लोजर करना है। अगर आप स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो एसएफएस के डेटा के हिसाब से ईपीएस डिस्क्लोज करो, अगर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो सीएफएस के हिसाब से डिस्क्लोजर करो। डीपीएस इज ऑलवेज डिस्क्लोज्ड ऑन द फेस ऑफ पीएनएल, एंड जब मैं बोल रहा हूं ऑन द फेस ऑफ पीएनएल तो फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट आपको शेड्यूल 3 डिवीजन 1 पार्ट 2 पे ही वो मिल जाएगा। बेसिक ईपीएस की फॉर्मूला थी प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नॉट जस्ट नंबर ऑफ शेयर, इट इज अ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, एंड उसमें से हमने कैलकुलेशन स्टार्ट किया था प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, जिसकी फॉर्मूला थी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड। मैंने आपको 6 पॉइंट स्पेसिफिकली क्लैरिफाई करवाए थे। प्रॉफिट के कैलकुलेशन में आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को कंसीडर करोगे कि नहीं करेंगे, तो करेंगे। प्रायर पीरियड आइटम को भी कंसीडर करेंगे, यस कंसीडर करेंगे। इक्विटी डिविडेंड में ट्रांसफर किया, मतलब इक्विटी डिविडेंड का पेमेंट किया तो कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया तो भी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर से अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया है तो भी करंट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में ही रिकॉर्ड कर दोगे। पर अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो सिंपल अगर आपने पेमेंट किया नहीं है तो करंट ईयर में डिविडेंड को रिकॉर्ड करने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर, इतने पॉइंट्स लिख दे, बाद में हम नया टॉपिक चालू करेंगे। तो फ्रेंड्स लिखना स्टार्ट करो। फर्स्ट टाइटल लगाओ दैट इज नथिंग बट टाइप्स ऑफ ईपीएस। टाइप्स ऑफ ईपीएस, क्लियर, एंड उसमें लिखना बेसिक ईपीएस एंड सेकंड लिखना डाइल्यूटेड ईपीएस। डन, ओके, नीचे एक नोट करके लिखना अर्निंग पर शेयर is always disclosed on the face of P&L। क्लियर, आपको ऑलवेज उसको डिस्क्लोज कहां पे करना पड़ेगा, ऑन द फेस ऑफ P&L। एंड ईपीएस should be disclosed EPS should be disclosed in stand-alone financial statement and consolidated financial statement both। फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइटल लगाओ दैट इज नथिंग बट अ बेसिक ईपीएस। एंड वहां पे लिखना बेसिक ईपीएस इज इक्वल टू अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स
डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर? वहां पे लिखना वेर अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड लेस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड। एंड वहां पे नोट करके लिखो डू नॉट डिडक्ट do not deduct any equity dividend, do not deduct any equity dividend and transfer to जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्लियर? अच्छा, अब टाइटल लगा दो, दैट इज समथिंग बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके टाइटल लगाओ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड वहां पे लिखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम and prior period item should be included in profit and loss। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रायर पीरियड आइटम को आप कंसिडर करोगे। नेक्स्ट लिखो दैट इज समथिंग बट in case of non cumulative preference shares only the amount of dividend declared or paid should be deducted। clear? and next लिखो while in case of cumulative preference shares if in any year dividend is not declared or paid due to
insufficient profit due to insufficient profit or loss, then also preference dividend should be deducted. क्लियर? क्यूमुलेटिव है तो आपको डिडक्ट कर ही देने का, डिविडेंड का पेमेंट किया है कि नहीं किया. क्लियर? अभी तक मैंने आपको जितना समझाया तो उतना मैंने लिखवा दिया. अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज नथिंग बट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर. वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आपको ये लिखना नहीं है क्योंकि ये ब्लैक इंक स्टार्ट हो गया. ध्यान से फोकस करना. पहला बोनस जब दो तो कब से कंसीडर करने का, इतना समझ लेना. यहाँ पे मैं जो भी लिख रहा हूँ वो फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिख रहा हूँ, एंड जितने भी इवेंट हो रहा है ना वो 1 अक्टूबर 19 को हो रहा है. मतलब बोनस दे रहा हूँ कब दे रहा हूँ, 1 अक्टूबर 19 को. समझना मैं क्या बोल रहा हूँ. अगर मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल था कितने रुपए का, 10,000 रुपए का. 10,000 रुपए कैसे आए, तो क्या 1000 शेयर्स इंटू कितने रुपए, तो क्या 10 रुपए. मेरी कंपनी ने 1:2 का बोनस दिया. पहले तो बहुत लोगों को पढ़ना नहीं आता है. 1:2 मतलब व्हाट, एक के सामने दो, के दो के सामने एक. इट्स एन ऑब्वियस के दो के सामने मैंने एक का बोनस दिया. मतलब कहने से 1000 शेयर के सामने मैंने 500 का बोनस दिया. मेरे पास मान लो रिजर्व्स एंड सरप्लस पड़े थे 5000, तो ऐसा मैं बोलूं मेरे इक्विटी शेयर होल्डर के फंड हो गए 15,000. एंड मैं उन लोगों को अगर बोनस दूं तो बोनस कहां से दूंगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में से. 500 शेयर्स 10 रुपए वाले अगर मैं बोनस दूं तो मैंने कहने से 5,000 रुपए एंट्री किया होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. दिमाग लगाओ, इन दैट सिचुएशन आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस कहने से जीरो हो जाएगा क्योंकि आपने रिजर्व सरप्लस का बैलेंस जीरो हो गया. और ये आपका इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस जो 10 था वो 10 की जगह पे कितना हो जाएगा, तो क्या 15,000 का बैलेंस हो जाएगा. मेरा प्रॉब्लम ये है कि शेयर होल्डर के पास कहने से पहले 1000 शेयर थे, अब 500 हुए, तो शेयर होल्डर के पास कहने से 1500 हो गए. ये 1000 शेयर तो कहने से पहले दिन से थे. ये 500 का वेट मैं कब से दूं, 1 अप्रैल से क्या 1 अक्टूबर से. हाँ, बोनस इज ऑलवेज कंसिडर्ड फ्रॉम द डे 1. मतलब इन दिस सिचुएशन उसको मैं वेट दे दूंगा 1 अप्रैल से. भले मैंने बोनस दिया था 1 अक्टूबर को तो भी मैं उसको कंसिडर करूंगा 1 अप्रैल से. व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, बिकॉज ऑफ द बोनस शेयर होल्डर्स की वेल्थ में कोई चेंज होने वाला नहीं है. जस्ट क्या होने वाला है, तो क्या शेयर होल्डर के पास नंबर ऑफ शेयर बढ़ने वाला है, बाकी उसकी वेल्थ में कोई चेंज होने वाला नहीं है. तो बोनस इज ऑलवेज कंसिडर्ड फ्रॉम द डे 1. क्लियर? दूसरा समझाओ. मान लो मेरे पास कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट था. मतलब मान लो मेरे पास कोई कन्वर्टेबल डिवेंचर था, वो 1000 डिवेंचर वालों को मैं 10 शेयर्स दे रहा हूं. मतलब कहने से उन लोगों को मैं 10,000 शेयर्स दे रहा हूं. एंड अगर 10,000 शेयर्स दे रहा हूं, बोलो उसको कंसिडर कब से करेंगे, तो यस, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज कंसिडर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन. मतलब इन दिस सिचुएशन उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा कब से, 1 अक्टूबर से मैं कंसिडर कर लूंगा. क्लियर? तीसरा समझाओ. कोई सर्विसेज मैंने रेंडर्ड किया है. मैंने नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट को बोला कि ये सर्विसेज जब मैं रेंडर कर दूं तो उसके बाद मुझे कोई अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट के शेयर चाहिए. मेरी सर्विस कब खत्म हो गई, तो कहने से 1 अक्टूबर को खत्म हो गई. तो उन्होंने मुझे जो शेयर इश्यू किया वो शेयर इश्यू किया कब किया, 1 दिसंबर को. फ्रेंड्स आपके दिमाग में अभी भी बोल रहा हूं अकाउंटिंग चल रहा है. अर्निंग पर शेयर इज नॉट एन अकाउंटिंग, अर्निंग पर शेयर इज अ डिस्क्लोजर. भले वो लोग शेयर मुझे 1 दिसंबर से दे, पर जब ईपीएस कैलकुलेट करेंगे तो कब से कंसीडर करना पड़ेगा, 1 अक्टूबर. रीजन, इंडिया इज फॉलोइंग द अक्रूअल कंसेप्ट. मेरे अमाउंट ड्यू हो गया था बिकॉज मैंने ये बैच कंप्लीट कर दिया, तो 1 अक्टूबर से. मतलब सिंपल बोलूं, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड, जिस मोमेंट पे आपका सर्विसेज खत्म हो जाए उसी दिन से कंसीडर कर लेने का. रिपीट करूं, बोनस कंसीडर फ्रॉम द डे 1, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन, एंड अगर आप कोई भी सर्विसेज को रेंडर कर रहे हो तो फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड. क्लियर? फोर्थ, अगर कोई भी मैं शेयर इश्यू करूं, शेयर इश्यू कर रहा हूं अगेंस्ट कैश, शेयर इश्यू करो अगेंस्ट कैश है, तो फ्रेंड्स उसका वेट कब से कंसीडर करोगे,
तो शेयर इशू करो अगेंस्ट द कैश, तो उसके लिए आपको ऑलवेज कंसीडर करना है फ्रॉम द डेट ऑफ कैश रिसीवेबल। रीजन समझाओ। अब क्या करते थे, लाइक मैं एक एग्जांपल दूं, 1 अप्रैल को मैंने 1000 शेयर इशू किया, 1000 शेयर पर मैंने मान लो जस्ट 5 रुपये मंगाए, तो कहने से मुझे उस दिन 5000 रुपीस मिले। उसको मैं फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करूं तो कहने से मेरे जस्ट उस दिन 500 शेयर्स हुए। अब बाकी के 5 रुपये आप कभी भी मंगा सकते हो। मैंने कॉल मंगाया 1 अक्टूबर को, पर लोग मुझे पेमेंट कर रहे हैं, कब पेमेंट कर रहे हैं, 1 नवंबर को, तो मैं पेमेंट की वेट नहीं करूंगा, मैं उसका वेट कब से कंसिडर कर लूंगा, 1 अक्टूबर से। रीजन समझाओ। 1 अक्टूबर को जब आपने कॉल मंगाया होगा ना, तब आपने एंट्री कर दिया होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मुझे इतना समझाओ, आपके बुक में शेयर कैपिटल कब से क्रेडिट होगा, 1 अक्टूबर, एंड 1 नवंबर को जब रुपए मिलेंगे ना, तब आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब जिस दिन आपकी बुक में शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, उसी दिन से आपको क्या कंसीडर कर लेना पड़ेगा, उसका वेटेड एवरेज कंसीडर कर लेना पड़ेगा। क्लियर। 4 चीज मैंने अभी तक सिखाया। बोनसेस कंसीडर फ्रॉम द डे 1, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन। अगर मैं कोई भी सर्विसेज को रेंडर्ड कर रहा हूं तो फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड, एंड अगर मैंने कोई भी शेयर इश्यू किया है अगेंस्ट द कैश, तो वेटेज इज कंसिडर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ कैश रिसीवेबल रादर देन द डेट ऑफ कैश रिसीव्ड। क्लियर। 5th होता है अमालगमेशन। एंड कैन आई से अमालगमेशन में मैं 2 चीज ले रहा हूं। इट मे बी पॉसिबल अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर and it may be possible amalgamation in the nature of purchase। ए कंपनी बी को उठा रहा है, दोनों कंपनी मर्ज हो रही है। ए के पास 1000 शेयर थे, बी के पास भी 1000 शेयर थे, उन लोगों का रेशियो डिसाइड हुआ 1:5। मतलब कहने से बी के 5 शेयर के सामने एक शेयर, मतलब 1000 के सामने कहने से 200 शेयर दूंगा। ये 1000 तो मेरे लिए काम का ही नहीं ना। अब तो ए के पास 1000 शेयर था, वो तो 1 अप्रैल से था, पर हम जो बी को देंगे वो एक्चुअली कब से देंगे, 1 अक्टूबर से। पर तो भी S20 बोल रहा है इफ इट इज अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, तो ये 200 शेयर का वेट आप कंसीडर कर लोगे 1 अप्रैल से, मतलब सिंपल बोलूं तो फ्रॉम द डे 1 से। बट इफ इट इज अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस, तो आप उसको कंसीडर कर लोगे फ्रॉम द 1 अक्टूबर, एंड 1 अक्टूबर मतलब इट इज कंसीडर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। लॉजिक है क्यों मर्जर में डे 1। मर्जर में क्या होता है, सामने वाली कंपनी के जितने भी रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं ना, वो फर्स्ट दिन से आपके रिजर्व सरप्लस बन जाते हैं, और इसीलिए उसको कंसीडर करूंगा फ्रॉम द डे 1 से। पर बाकी का जो भी है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस, तो उसको हम कब से कंसीडर कर लेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। 6 चीज मेरे साथ बोलो। बोनस इज कंसीडर्ड फ्रॉम द डे 1, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर अगेन फ्रॉम द डे 1, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन, एंड अगर आप सर्विस रेंडर कर रहे हो तो फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड, एंड अगर कोई भी शेयर आपने इश्यू किया अगेंस्ट द कैश तो फ्रॉम द डेट ऑफ कैश रिसीवेबल। अभी तक याद करवा दो। S20 2 टाइप की ईपीएस होता है, बेसिक ईपीएस एंड द डाइल्यूटेड ईपीएस। अच्छा, उसके बाद अगर आपको एसएफएस में दिखाना है तो एसएफएस में भी दिखा सकते हो, सीएफएस में भी आपको दिखाना पड़ेगा। what is the formula for the basic EPS? Profit available to equity shareholder divided by weighted average number of share. And what is the meaning of the profit available to equity shareholder? PAT minus preference dividend minus dividend distribution tax on preference dividend। PAT के कैलकुलेशन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कंसीडर करने का, प्रायर पीरियड आइटम भी कंसीडर करने का, इक्विटी डिविडेंड दिया है तो कंसीडर नहीं करने का, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो भी कंसीडर नहीं करने का, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर से करंट ईयर में ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया है तो भी कंसीडर करना पड़ेगा। पर अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो आपने अगर करंट ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर के पेमेंट किया नहीं है तो कंसीडर नहीं करोगे तो चलेगा। उसके बाद ये मेरी 6 सिचुएशन याद रखो। बोनसेस कंसीडर फ्रॉम द डे 1, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर फ्रॉम द डे 1, amalgamation in the nature of purchase from the date of acquisition, convertible instrument from the date of conversion, and अगर आप कोई भी सर्विस रेंडर करते हो तो फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड, एंड अगर आपने कोई भी शेयर इशू किया है अगेंस्ट द कैश तो फ्रॉम द डेट ऑफ कैश रिसीवेबल से आपको कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर। अब मैं सिंपल टाइटल लगा दो, मैंने अभी तक जितना पढ़ा है वो लिखवा दूँ एक बार, एंड उसके बाद सम स्टार्ट करें। टाइटल लगा दो, वेटेड
एवरेज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर फ्रेंड्स, आपको 2 कॉलम का एक टेबल बनाना है एंड उसमें लिखो टाइटल लगा दो शेयर इश्यूड एंड साथ में लिखो वेटेज कंसिडर फ्रॉम। क्लियर, चलो एक एक करके लिखते हैं। फर्स्ट लिखना इन एक्सचेंज ऑफ कैश, बोलो इन एक्सचेंज ऑफ कैश करते तो फ्रॉम द डेट ऑफ कैश रिसीवेबल। क्लियर, यहां पे लिखना डेट ऑफ कैश रिसीवेबल। क्लियर, सेकेंड लिखना कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट, एंड अगर कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है तो फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन। फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन। थर्ड लिखना अमालगमेशन एंड स्पेसिफिकली लिख रहा हूं इन द नेचर ऑफ मर्जर, तो वहां पे लिखना फ्रॉम द beginning of रिपोर्टिंग पीरियड। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड मतलब सिंपल उसको हम कंसिडर कर लेंगे फ्रॉम द डे 1, इसके सम करोगे तो आपको डिटेल पता चलेगा। नेक्स्ट लिखना फोर्थ अमालगमेशन एंड ब्रैकेट में लिखो इन द नेचर ऑफ परचेस, तो परचेस के लिए वहां पे लिखो फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। क्लियर, नेक्स्ट लिखो फिफ्थ, दैट इज समथिंग बट बोनस इश्यू एंड वहां पे लिखो फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ the reporting period। एंड सिक्स्थ लिखो अगेंस्ट एनी सर्विसेस date on which services are डेट ऑन विच सर्विसेज आर रेंडर्ड। क्लियर, अब फ्रेंड्स हम थोड़ा एग्जांपल करें तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। चेक करो आपके पास नवकार का मटेरियल होना चाहिए एंड नवकार के मटेरियल में मैं सबसे पहले आपको इजी वाले क्वेश्चन करवाऊँ एंड इजी वाले क्वेश्चन के लिए आप सब लोग सबसे पहले होमवर्क में आ जाओ। मैं आपको करवा रहा हूँ होमवर्क, मतलब ऐसा नहीं है क्लास वर्क नहीं करवाऊंगा, क्लास वर्क भी करवाऊंगा, पर स्टार्टिंग करते हो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 24 से। क्लियर, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टाइटल लगा दो पहले एक बार, होमवर्क क्वेश्चन 24। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग दैट क्वेश्चन। डेट 1st January, बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1800, 31st May issue of shares for cash 600, 1st November buyback of share 300 and my closing is 2100। कैलकुलेट द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। फ्रेंड्स कुछ नहीं पूछा है, जस्ट आपको क्या करके देना है, तो क्या वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर करके देना है। यस मैं यहाँ पे टाइटल लगा दूँ कैलकुलेशन ऑफ
वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। एंड फ्रेंड्स फॉर योर नॉलेज, हम ये वेटेड एवरेज दो मेथड से कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड से एक सम करके दिखा रहा हूँ, और उसके लिए मैं टाइटल लगा रहा हूँ दैट इज नथिंग बट मेथड ए। इन बाद में हम डिसाइड करें कि हम कौन सी मेथड फॉलो करने वाले हैं। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 कॉलम बना दो मेरे साथ, आपको मेरे साथ लिखते ही रहना है। एंड वहां पे टाइटल लगा दो दैट इज नथिंग बट डेट, नंबर ऑफ शेयर्स, एंड बाजू में लिखो दैट इज नथिंग बट वेटेड एवरेज। क्लियर फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको डिसाइड कर लेने का कि कैलेंडर ईयर के फाइनेंशियल, तो कहने से मेरे वहां पे वो कैलेंडर ईयर है। 1 जनवरी को कहने से 1800 शेयर्स थे, तो मैं यहाँ पे जितना डेटा दिया वो एक बार लिख दो। 1 जनवरी 1800 शेयर्स थे। 31 मई को, 2 लाइन छोड़ के लिखना, 31 मई को कहने से फ्रेंड्स आपने 600 शेयर्स को इशू किया। एंड 1 नवंबर को आपने 300 शेयर्स को बायबैक किया। एंड अगर आप क्लोजिंग चेक करोगे तो आपके पास 2100 शेयर हो गए। पर जब भी वेटेड एवरेज करें तो आपको मंथ को कंसिडर करना पड़ेगा। मैं मेथड ए सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मेरे पास ये 1800 शेयर्स थे, कब तक थे? 1 जनवरी से 31 मई तक, मतलब कहने से 5 महीने के लिए थे। 1800 शेयर्स थे प्लस मैंने 600 इशू किया, मतलब कहने से मेरे पास 2400 शेयर हो गए। कब तक? 31 मई से 1 नवंबर, मतलब अगेन 5 महीने। तो 2400 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12 कर रहा हूँ। 2400 थे, मैंने 300 बायबैक किया, तो कहना से 2100 हो गए। कितने महीने? नवंबर एंड दिसंबर 2 महीने, तो इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12। एंड अगर हमें वेटेड एवरेज का आंसर करें, कैलसी चलाना है आपको, दैट इज नथिंग बट 1800 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12। तो सिंपल बोलो आपका यहाँ पे आंसर होगा 750। नेक्स्ट करोगे 2400 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, तो आपका आंसर होगा 1000। एंड नेक्स्ट करोगे 2100 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, तो आपका आंसर होगा 350। सिंपल, अगर मैं वेटेड एवरेज करूँ तो 2100 हुआ। सर टाइम पास किया ना आपने, क्लोजिंग भी 2100 था, आपका ये वेटेड एवरेज भी 2100 आया, तो सिंपल आपको करने की क्या जरूरत थी? इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंट कि आपका क्लोजिंग एंड आपका वेटेड एवरेज वो दोनों सेम आ रहा है। जब ईपीएस कैलकुलेट करोगे, गारंटी बोल रहा हूं, ये वाले 2100 से आपको ईपीएस कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब वेटेड एवरेज से करना पड़ेगा। ये मेथड नंबर 1 था। अब मैं बोलूं दैट इज नथिंग बट मेथड 2। एंड अगर मेथड नंबर 2 अगर मैं चेक करूं तो आपका कैसे होगा, ध्यान से समझ लेना। 3 कॉलम अगेन आप मेरे साथ बनाओगे, बाद में हम डिसाइड करेंगे हम हर एक सम कौन सी मेथड से करने वाले। क्लियर? तो मेथड 2 यहां पे कर रहा हूं। एंड उसके लिए टाइटल लगा देना दैट इज नथिंग बट डेट, नंबर ऑफ शेयर्स, एंड फाइनली मैं यहां पे कर रहा हूं दैट इज नथिंग बट वेटेड एवरेज। क्लियर? कैसे करोगे ध्यान से सुन लेना। अगेन मैं बोल रहा हूं 1 जनवरी को मेरे पास 1800 शेयर्स थे। अच्छा, उसके बाद कहने से आपने 31 मई को 600 शेयर्स को इशू किया था। एंड 1 नवंबर को आपने 300 शेयर्स को बायबैक किया था, इसलिए मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ। एंड मेरे पास क्लोजिंग में कितने हो गए? तो 2100 हो गया। अच्छा, अब मैं कैसे करूँगा? ये 1 जनवरी को जो 1800 शेयर्स थे ना, वो पूरे मेरे पास 12 महीने के लिए थे, मतलब कहने से मैं करूँगा 1800 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12। क्लियर? 600 शेयर मैंने जो 31 मई को किया, वो कहने से मेरे पास 7 महीने के लिए थे, तो 600 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12। एंड 300 जो मैंने बायबैक किया वो मेरे पास कितने महीने के लिए थे? 2 महीने के लिए। एंड अगर इसका हम आंसर करें तो यस 1800 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12, आंसर इज 1800। 600 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12, तो योर आंसर इज कितना? 350। एंड 300 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, माई आंसर इज -50। इफ यू चेक माई वेटेड एवरेज, आंसर इज 2100। चेक कर लो फ्रेंड्स, आपका ये भी 2100 था, ये भी 2100 है, दोनों का आंसर सेम ही आया। पर मुझे पूछो विच मेथड इज द गुड मेथड फॉर एग्जाम पर्पस? फर्स्ट मेथड। मैं आपको जो भी सम करवाऊंगा फर्स्ट से करवाऊंगा। सर व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? लॉजिक है ना यार, यहाँ पे आराम से चेक कर पाओगे। 5 + 5 + 2 आपका 12 हो रहा है, मतलब आप आराम से मैच कर पाओगे। आपने जो वेटेड एवरेज किया ना वो सही किया है। सेकंड वाले में कहने से आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप उसको मैच कर पाओ। तो यस, कंफर्म बोल रहा हूँ, हम क्लास में कोई भी क्वेश्चन करेंगे
तो कौन सी मेथड से करेंगे? मेथड नंबर ए से करेंगे। क्लियर? अब हम कोई भी जगह पे दो दो मेथड यूज करने वाले नहीं है। ये मैंने आपको करवा दिया होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 24। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें तो मैं आपको करवा रहा हूं दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 25। एक बार आप टाइटल लगा दो। क्लियर? यहां पे लिख रहा हूं क्वेश्चन 25। क्लियर? उसका हम आंसर पहले क्वेश्चन पढ़ ले। 1st January बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1800 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब फेस वैल्यू ऑफ ₹10, पेड अप ₹10। 31st October इश्यू ऑफ शेयर 600, फेस वैल्यू 10 बट पेड अप वैल्यू इज ओनली 5। तो कहने से आपको पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड कैलकुलेट द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको करवा दूं। टाइटल लगा दो कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर? अब मेरे साथ 3 कॉलम का एक टेबल बनाओगे। एंड वहां पे आप लिखोगे, टाइटल लगाओ डेट, नंबर ऑफ शेयर्स एंड फाइनली वेटेड एवरेज। एकदम ध्यान से। अगेन मैं बोल रहा हूं कोई भी क्वेश्चन है पहले चेक करो वेदर इट्स अ कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। तो यहां पे कैलेंडर ईयर है। 1st जनवरी को मेरे पास 1800 शेयर्स थे, फुल्ली पेड अप थे, कोई टेंशन नहीं था। 31st अक्टूबर को फ्रेंड्स आपने 600 शेयर्स को इशू किया, पर वो कहने से 10 वाला शेयर जस्ट आपने 5 में इशू किया। तो अगर उसको मैं फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करूं तो वो जस्ट कितने हो जाएगा? 300। एंड अगर यहाँ पे हम टोटल करें तो हमारे पास क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? 2100। 1800 शेयर्स थे 1st जनवरी से 31st अक्टूबर, मतलब कहने से 10 महीने के लिए 1800 थे प्लस मैंने 300 इशू किया, मतलब कितने हो गए? 2100। एंड वो 2100 कहने से 2 महीने नवंबर एंड दिसंबर के लिए रहेगा। तो 2100 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12 करो तो आपको परफेक्ट आंसर पता चलेगा। 1800 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो फ्रेंड्स आपका आंसर ये आएगा 1500। नेक्स्ट चेक करोगे 2100 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो आपका आंसर आएगा 350। एंड फाइनली माय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर इज 1850। चेक करने की आदत डाल दो, ये 10 + 2 12 होना चाहिए। तो मैंने वेटेड एवरेज में कुछ मिस्टेक नहीं किया है, मेरा सब कुछ सही चल रहा है। क्लियर? हम एक बार अंडरलाइन कर दे तो लास्ट में पता चलेगा। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। नेक्स्ट अगर चेक करें तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 25 भी हो गया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 इज दैट। ओके, आगे हम चेक करें दैट इज नथिंग बट क्लास वर्क में। अब क्लास वर्क में आ जाओ फ्रेंड्स। क्लास वर्क का हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर? मैं पहले पढ़ रहा हूं। कंप्यूट द बेसिक अर्निंग पर शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, डेट, पर्टिकुलर्स एंड नंबर ऑफ शेयर। 1st April 2008 balance at the beginning of the year 1500। 1st August 2008 issue of shares for cash 600। 31st March 2009 buyback of shares 500। net profit for the year ended 31st March 2009 was ₹2,75,000। यहाँ पे जस्ट आपको वेटेड एवरेज नहीं करना है, आपको बेसिक अर्निंग पर शेयर का भी कैलकुलेशन करना है। क्लियर? पहले एक बार टाइटल लगाओ क्लास वर्क, क्लास वर्क का हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। मेरे पास प्रॉफिट रेडी है, पर कहने से मुझे वेटेड एवरेज तो करना ही पड़ेगा। तो टाइटल लगा दो कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। एंड फ्रेंड्स आप 3 कॉलम का मेरे साथ टेबल बनाओ। एंड टाइटल लगाओगे डेट, नंबर ऑफ शेयर्स
एंड यहाँ पे लिखवा रहा हूँ दैट इज नथिंग बट वेटेड एवरेज। क्लियर? चलो ध्यान से देखना, अंदर जो डेटा दिया वो लिख दूँ। पहले 1 अप्रैल 1500 एंड 1 अगस्त को आपने 600 शेयर इशू किया। क्लियर? तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 अप्रैल 1500 एंड आपने 1 अगस्त को 600 शेयर्स को इशू किया था। डेट एकदम ध्यान से, अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो फंसोगे। एंड 31 मार्च को कहना है आपने 500 शेयर्स को बायबैक किया था। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 31 मार्च मेरा 500 शेयर का बायबैक था। 1500 प्लस 600 2100 एंड माइनस 500, तो सिंपल मेरे पास क्लोजिंग में शेयर रहेगा, कितने शेयर रहेगा? 1600। क्वेश्चन आते ही चेक करने का कि वेदर इट्स अ कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर, तो कहना है इट्स अ फाइनेंशियल ईयर। अगर फाइनेंशियल ईयर तो ध्यान से 1500 शेयर मेरे पास थे 1 अप्रैल से अगस्त, अप्रैल मई जून एंड जुलाई, कहना है 4 महीने तक। तो 1500 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 लिख दूंगा। 1500 शेयर्स थे प्लस मैंने 600 इशू किया, मतलब कहने से मेरे पास शेयर हो गए 2100। 1 अगस्त से मार्च तक, पूरे साल तक, तो कहना से 2100 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12 कर दूंगा। अच्छा, 500 शेयर्स को बायबैक किए, मतलब 1600 हो गए। पर कब बायबैक किया? लास्ट डे पे। तो सिंपल, अब तो कुछ बाकी नहीं है, तो सिंपल 0 डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ेगा। क्लियर? अभी भी बोल रहा हूँ, चेक करने की आदत डालो। ये 4 + 8 12 हो जाना चाहिए, हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। तो कैलसी लो, 1500 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो कैन आई सी और वेटेड एवरेज का आंसर आ जाएगा 500। 2100 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1400। एंड ऑब्वियसली इसका आंसर तो 0 ही होने वाला है। एंड अगर आप वेटेड एवरेज करोगे तब का वेटेड एवरेज का आंसर होगा 1900। अच्छा, जरा सा भी ये सोचने का नहीं कि आपका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर क्लोजिंग से ज़्यादा हो सकता है, गारंटीड हो सकता है। ये देखो मैंने कैलकुलेशन किया एंड मेरा वेटेड एवरेज क्लोजिंग से ज़्यादा हो सकता है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। पर यहाँ पे मुझे वेटेड एवरेज नहीं पूछा था, मुझे तो अर्निंग पर शेयर का कैलकुलेशन पूछा है। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ बेसिक ईपीएस, चेक करो आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया था, क्वेश्चन में प्रॉफिट दे दिया था, कितने रुपीस का दिया था? 2,75,000। तो सिंपल, अगर यहाँ पे चेक करूँ तो मेरा बेसिक अर्निंग पर शेयर है 2,75,000। फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करूँ 1600 के वेटेड एवरेज करूँ तो डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज करूँगा एंड वो कितना होगा? 1900। तो अगर आप चेक करोगे 2,75,000 डिवाइडेड बाय 1900, तो व्हाट्स योर आंसर? योर आंसर इज 144.74। 144.74। दिस इज नथिंग बट योर बेसिक ईपीएस। क्लियर? बस इतना सिंपल होता है। अगर आपको ये सब कुछ प्रॉपर पता चल रहा है, ES20 आपके लिए इजी है। फ्रेंड्स, अब मैं एक खतरनाक आपको क्वेश्चन करवाने के लिए जा रहा हूं। क्लियर? आपको पहले वो क्वेश्चन को लिखना है। थोड़ा डिफिकल्ट है पर हो जाएगा, टेंशन मत करो। क्लियर? चलो लिखो। ऑन 1 अप्रैल 2019 ABC Limited issued 40,000 shares of rupees 100 each, payable as follow. Application ₹20, allotment ₹30, first call ₹25 एंड उसके ब्रैकेट में डेट लिख के दिया है 1 अक्टूबर 2019। सेकेंड कॉल ₹25 एंड उसका भी डेट लिख के दिया है 1 फरवरी 2020। क्लियर? ओके, नेक्स्ट लिखना पैराग्राफ करके। बाय 20 मई 2019
40,000 shares were applied for, and all applications were accepted. Allotment was made on 1st June 2019. All sums due on allotment were received on 15th July 2019. First call was received on 20th October 19, and the second call was received on 14th February 2020. एंड आपको करना क्या है, तो कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स. क्लियर. स्टार्ट करो. उससे पहले मैं आपको हिट दे दूं. एनी शेयर इश्यूड अगेंस्ट द कैश वेटेज इज कंसिडर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ कैश रिसीवेबल. ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सीपीटी फाउंडेशन परफेक्ट आना चाहिए. मैं आपको एंट्री समझो. एंट्री हम क्या करते थे, जिस दिन हम शेयर एप्लीकेशन के मनी जब मिलते थे ना, तब एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. उस टाइम हमने शेयर कैपिटल क्रेडिट नहीं किया था. जब एप्लीकेशन में से शेयर को अलॉट करे तब हम एंट्री करते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. मतलब शेयर एप्लीकेशन के टाइम पहले रुपए मिलते थे, बाद में शेयर्स को अलॉट करते थे. पर बाकी हर एक सिचुएशन, शेयर अलॉटमेंट बोलो, फर्स्ट कॉल बोलो कि सेकंड कॉल बोलो, वहां पे होता क्या था, पहले रुपए मंगाते थे. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, रुपए मंगाने के टाइम ही हमने शेयर कैपिटल क्रेडिट कर देते थे. जब रुपए मिले तब एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. कुछ नहीं चाहिए, जस्ट मुझे इसका वेटेड एवरेज करके दो. मैं आपको प्रॉपर 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं. स्टार्ट.
चलो फ्रेंड्स, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। एकदम ध्यान से, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। आंसर लिख रहा है, समझ लेना, बाद में लिखना। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। मुझे पता है आपका जो मिस्टेक हुआ होगा ना, वो स्टार्टिंग में ही हुआ होगा, एप्लीकेशन के टाइम बहुत लोग फंसे हुए हैं। हाँ, लाइक समझो मैंने क्या करवा रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डेट, उसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर एंड उसके बाद लिखेंगे वेटेड एवरेज। क्लियर? टाइटल लगा दो, डेट, नंबर ऑफ शेयर्स एंड फाइनली वेटेड एवरेज। अब पहले ये इतना कंफर्म कर लो, ये सब कुछ गेम है ना, वो 40,000 गेम 100 रुपीज़ वाली की गेम है। एप्लीकेशन के मनी आपने कॉल मंगा दिया था 1 अप्रैल 19 को, पब्लिक ने आपको दे भी दिया। देखो एप्लीकेशन कब था? 1 अप्रैल 19। पब्लिक ने आपको दे भी दिया 20 मई को। पर जब पब्लिक 20 मई को जब रुपए देगा ना, तब तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आपने शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट क्रेडिट किया है, शेयर कैपिटल का नहीं। तो बहुत लोगों ने एप्लीकेशन के रुपए के लिए डेट कंसीडर किया होगा, मे बी 1 अप्रैल और मे बी 20 मई, दोनों डेट गलत है। आप शेयर्स को अलॉट कब कर रहे हो? तो क्वेश्चन में मैंने स्पेसिफिकली बोला है अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 1 जून। तो वो जो एप्लीकेशन का था ना, वो आपको 1 जून को एंट्री होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो सिंपल मैं 1 जून से स्टार्ट करूंगा 20 रुपए की स्टोरी। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 1 जून को 40,000 शेयर्स थे, उसमें जस्ट हमने 20 रुपए मंगाए थे 100 में से। तो अगर उसको मैं फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करूं तो 40,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, तब का फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट हो जाएगा 8,000। अच्छा, शेयर अलॉटमेंट के रुपए आपने कब मंगाए? तो जिस दिन आपने अलॉटमेंट किया उसी दिन कॉल मंगा दिया, तो 1 जून को रुपए मंगाए। 1 जून को जब मंगा दोगे ना, तब भी एंट्री कर दोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद अलॉटमेंट के रुपए मिले कब? तो क्या 15 जुलाई को मिले। 15 जुलाई को जब मिले ना, तब एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। पर मैंने मेरी बुक में शेयर कैपिटल क्रेडिट कब से कर दिया? तो 1 जून से जिस मोमेंट पे मैंने मंगाया था, तो वो 30 रुपीज का भी मैं वेट कंसीडर करूंगा 1 जून से ही। क्लियर? तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 1 जून। ये डेट आपको फोकस करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पे एप्लीकेशन में भी सेम डेट आएगा एंड अलॉटमेंट में भी सेम आएगा। तो 40,000 को अगर आप फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करो 30 रुपीज के हिसाब से, तो यहां पे आपके फुल्ली पेड अप शेयर्स हो गए कितने? 12,000। क्लियर? चेक करो फर्स्ट कॉल के फ्रेंड्स आपने रुपए मंगाए थे, कब मंगाए थे? 1 अक्टूबर को। पर फर्स्ट कॉल के रुपए मिले कब? तो आपको मिले 20 अक्टूबर को। फ्रेंड्स, जब फर्स्ट कॉल मंगा दोगे तभी आप एंट्री कर दोगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो आपको 1 अक्टूबर से ही वेट कंसीडर कर लेने का। आपके क्वेश्चन में जो 20 अक्टूबर रिसिप्ट का डेट दिया है, वो आपके लिए काम का नहीं है। तो क्लियर? यहां पे मैं लिख रहा हूं 1 अक्टूबर, 40,000 25 रुपए मंगाए थे, फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 10,000। अच्छा, बाकी का सेकंड कॉल आपने कब मंगाया था? तो सेकंड कॉल आपने मंगाया था 1 फरवरी। जब मंगाओगे तब भी आप एंट्री कर दोगे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब मिले, वो तो डेट काम का है ही नहीं, तो सिंपल मैं उसको 1 फरवरी ही कंसीडर कर लेता हूं। और यहां पे लिख रहा हूं 1 फरवरी 40,000 शेयर्स, उसको अगर आप फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करो तो आपका 10,000 हो जाएगा। चेक करो, मेरा क्लोजिंग 40,000 हो गया। पर यस, एएस लिस्ट कंसर्न विद द क्लोजिंग बेस। इस क्वेश्चन का हीरो एक ही है, ये एप्लीकेशन में मिस्टेक मत करना, तो आराम से कर पाओगे। क्लियर? देखो कैसे होगा। मेरे पास 8,000 शेयर थे 1 जून से। क्लियर? 1 जून से, हाँ मतलब अप्रैल में गया। क्लियर? 1 जून से 1 जून तक। तो सिंपल ये 8,000 शेयर को मैं कहने से 10 महीने के लिए वेट दूंगा। तो सिंपल नेक्स्ट अगर मैं कंसीडर करूं तो मेरे पास 8,000 शेयर थे। अच्छा, और 48 ऐड हुए, तो कहने से 48,000 हो गए। ये 48,000 भी कहने से 1 जून से हम कंसीडर करेंगे, मतलब इसको भी कितना होगा? हो जाएगा 10 महीने का वेट हो जाएगा। अच्छा, एक काम करें, इसमें ऐसा नहीं करते, इसमें वो सेकंड मेथड यूज कर लेते हैं। तो 8,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12,
यहाँ पे कर देता हूँ 40,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पे कहने से 10,000 शेयर थे अक्टूबर से आपका कितने तक, मार्च तक, तो इंटू क्या करना पड़ेगा मुझे 6 डिवाइडेड बाई 12। एंड यहाँ पे हम चेक करेंगे तो बाकी के कितने आए 10,000 शेयर, वो फरवरी से थे। एंड फरवरी मतलब कितने महीने, 2 महीने। क्लियर, इतना ध्यान रखना है। जो 1 जून था वहाँ पे 10 महीने हो गए, यहाँ पे 40,000 नहीं होगा, यहाँ पे 12,000 ही होगा। क्लियर, 1 जून था वहाँ पे 10 महीने, बाकी 1 जून था वहाँ पे भी 10 महीने, 1 अक्टूबर को तो 6 महीने एंड 1 फरवरी को 2 महीने। यहाँ पे मैथड नंबर 2 आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा बिकॉज एक भी शेयर पूरा 12 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग नहीं था। अगर हम वेटेड एवरेज करें 8,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6,666.67। नेक्स्ट अगर हम करेंगे 12,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो इसका हमारा आंसर होगा कितना होगा 10,000। नेक्स्ट हम करेंगे 10,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 5,000। एंड नेक्स्ट हम करेंगे 10,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो इसका आंसर होगा 1,666.67। एंड फाइनली अगर हम टोटल करें तो व्हाट इज आवर आंसर 23,333.33। दिस इज नथिंग बट माई वेटेड एवरेज। बस आप एप्लीकेशन के टाइम को फोकस करना है तो आप आराम से मैनेज कर पाओगे। बस आज का लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूँ। AS20 नाम था अर्निंग पर शेयर। देर आर 2 टाइप्स ऑफ EPS, बेसिक EPS एंड डायल्यूटेड EPS। EPS आपको SFS में भी दिखाना है, CFS में भी दिखाना है। EPS इज ऑलवेज डिस्क्लोज्ड ऑन द फेस ऑफ PNL। बेसिक EPS के फॉर्मूला थी प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। प्रॉफिट का कैलकुलेशन में अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है तो कंसीडर करने का, प्रायर पीरियड आइटम है तो भी कंसीडर करने का, इक्विटी डिविडेंड दिया है तो कंसीडर नहीं करने का, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो भी कंसीडर नहीं करने का, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर से डिविडेंड नहीं दिया तो भी कंसीडर करोगे, पर नॉन क्यूमुलेटिव है तो कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। बोनस इज कंसीडर फ्रॉम द डे 1, amalgamation in the nature of merger from the day 1, amalgamation in the nature of purchase from the date of acquisition, convertible instrument from the date of conversion। अगर हमने कोई भी सर्विसेज को रेंडर्ड किया है तो कंसीडर फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड। एंड अगर कोई भी शेयर इशू किया है अगेंस्ट द कैश तो फ्रॉम द डेट ऑफ कैश रिसीवेबल। आज का लेक्चर यहाँ पे रखते हैं, खत्म करते हैं, बाकी कम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।